था, इस तरह से बिल्कुल कुकड़ू बना दिया और जो हमारे जो घुटने हैं यहाँ पर एक लकड़ी फंसाकर मुझे टेबल के ऐसे अटका दिया, बिल्कुल जैसे कोई चिकन तंदूरी बनता है ना, वैसा मुझे बना दिया। और पैर ही पैर में बहुत उन्होंने मारा और हाथ में मारा, उसकी वजह से मेरा हाथ ये वाला जो है पूरा सुन्न है, ये हाथ मेरा सेंसिटिविटी खत्म हो गई। मैंने जेल में भी वहां पर इलाज भी कराया इसका, और जो मेडिकल कराने के वहां पर भी मैंने बताया था। रात के 1 बजे तक मतलब इस तरह से मेरी पिटाइयाँ चल रही है। वो तो सडनली मेरा परिवार आ जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि इन लोग ये लोग थोड़े सकपका जाते हैं। क्या आप यहाँ बातें डेवलपमेंट की कर रहे हो, इनको दबाने की बातें कर रहे हो। डेवलपमेंट में गाँव गाँव शराब बिक रही है, रेत खुद रही है। शायद इन्होंने एक रेत का भी मामला उठाया था, जो वो रेत का रोड वोड भी टूटा था शायद, अभी हाँ 1-3 महीने में काफी नहीं उठाया था। इन्होंने एक रेत का मुद्दा उठाया था, जो वहीं से वो जो रेत वाले थे उनका भोपाल से आकर के साथ खड़े हुए नहीं मिले। हम तो ये कह रहे हैं उन संस्था और संस्था के जो नुमाइंदे हैं उनके विरुद्ध में भी कुछ यदि गलत होगा तो हम इसी ताकत के साथ खड़े मिलेंगे। आनंद के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं था, बट स्टिल लेस देन 24 आवर्स में उनका अरेस्ट हो जाता है। लेकिन मैंने जो मेरे साथ जो बिहेवियर हो उसका मैं रिटर्न एविडेंस, वीडियो, ऑडियो सब सबमिट कर चुकी हूँ, बट स्टिल कोई एक्शन नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं अभी भी दोबारा बोलना चाहती हूँ। मैं हूँ इस वक्त मेरे साथ और भी 2 महिलाएं हैं, इनके साथ और भी महिलाएं हैं। मैंने जैसा कि सर आनंद ने बताया कि हम 7 दिन का टाइम प्रशासन को देते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। मैं आज 4 विषयों को लेकर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। पहला जो विषय है इसमें मेरे साथ जो किया गया उस विषय को लेकर है। दूसरा मेरे परिवार, मेरी पत्नी और मेरे भाई के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसको लेकर है। और तीसरा, सुजीत शर्मा जी ने हमारे विरुद्ध जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा के लोग जिस तरह की हमारे विरुद्ध सोशल मीडिया पर जिस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं उसके ऊपर है। और चौथा मठ के विषय को लेकर है और विद्यापीठम के विषय को लेकर है। तो पहले विषय में शुरुआत करता हूं मेरे से मैं। अ, ये एक बात मैं सबसे पहले तो मैं पुलिस विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें किसी मर्डर वर्डर वाले व्यक्ति से हमारा नाम नहीं बुलवाया। नहीं तो मार मार कर पुलिस तो जिस तरह का व्यवहार करती है, अच्छे अच्छे से बुलवा लेती है, वो नहीं किया। किसी ड्रग्स वाले से हमारा नाम नहीं बुलवाया, किसी गोली कांड वाले से या किसी अदर हेवी क्राइम वालों से हमारा नाम नहीं बुलवाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और इस घटनाक्रम के यदि देखा जाए तो जगदीश जी गोलिया, उनसे मेरा संबंध ये है कि मैं उनकी गोत्र का, बाकी डायरेक्टली मेरा उनका कोई संबंध नहीं। और ऐसे एक सार्वजनिक जीवन में सभी से कनेक्टेड रहते हैं। जगदीश जी गोलिया जो है वो उनके बारे में जेल में उनसे मेरी बात हुई कि आखिर मामला क्या था। तो जगदीश जी गोलिया क्या है, आमतौर पर क्या है कि सोशल मीडिया पे सब गतिविधियां देखते भी रहते थे। और जगदीश जी गोलिया जो है वो थोड़ा सा नशे के आदी हैं। नशा वो उन्होंने मुझे बताया कि वो 13 साल के थे जब से वो नशा कर रहे हैं। उस दिन भी उन्होंने ये किया कि नशे में आकर बहुत ज्यादा नशा कर लिया, ऐसा बता रहे थे वो कि भाई उसी दिन मैंने शराब भी पी ली और कुछ एक मित्र आए तो उन्होंने मुझे गांजा भी पिला दिया और उन्होंने मुझे अफीम भी खिला दी। एक साथ सारे डोज उन्होंने उनको ले लिया। और उनको किसी आधे रास्ते किसी बाइक वाले ने, फिर किसी कार वाले ने उनको जो है चिचोट कुटी जो है तक उनको छोड़ा। और वहां पर भी उनकी नशे की हालत थी कि वो 2 घंटा गेट पर ही सो गए। और उसके बाद वो नशे में अंदर घुसे होंगे। लेकिन उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा तुमने वहां कोई हरकत तो नहीं की, क्योंकि उनका जो कद काठी है वो देखा जाए तो मेरे हिसाब से 5 फीट भी नहीं है पूरा। और उनका वजन 50 किलो से ज्यादा नहीं है। मतलब शारीरिक रूप से बहुत ही निर्बल व्यक्ति है। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कभी कोई ऐसे कृत्य नहीं कर सकते कि कोई अड़ीबाजी वाली जैसी चीजें वो कर सकते हैं। उनमें शारीरिक क्षमता ही नहीं है इतनी। और वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। और रात में उन्होंने कहीं नशे की हालत में फेसबुक पर पोस्ट भी की थी, तो उसके लिए मैं तो मेरे फेसबुक अकाउंट मेरा पुलिस विभाग ने बंद करा रखा और एक दूसरा अकाउंट मैंने खुद ने डिलीट कर दिया। तो इसलिए मेरे अकाउंट पूरी तरह से बंद है। तो सुनील भाई राजपूत ने मुझे रात में मैसेज किया कि भाई ये कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी फोटो लगा लगा कर ये इस तरह की बातें कर रहा है और निरंजन जी को धमकी दे रहा है, ऐसा कुछ है। तो मैंने उनका जैसे ही जगदीश गोलिया का नाम देखा मैंने उनको तुरंत फोन भी किया। मैंने कहा ये पोस्ट इस तरह की जो है डिलीट करो।
उन्होंने डिलीट भी कर दी और मैंने उनसे कहा कि आप माफी मांग लो, तो उन्होंने माफी भी मांग ली। अब वो पता नहीं कब चिचोट कुटी चले गए, इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। अब वो चिचोट कुटी चले गए, वहां उन्होंने क्या व्यवहार किया क्या नहीं किया, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और सडनली हम लोग मेरे परिवार के साथ में मैं छिंदधाम जा रहा था और रास्ते में पुलिस मुझे रोकती है, मेरे परिवार के सामने मुझे धक्का देकर गाड़ियों में बिठाती है। बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है मेरे साथ में, मेरे परिवार के ही सामने। और वहां पर मुझे गाड़ी में बिठाकर लाया जाता है। मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट भी की कि मेरी फैमिली की जो गाड़ी है उसको मेरे सामने चलाया जाए, मतलब आगे आगे वो गाड़ी चले, पीछे पीछे आप चले तो क्या बुराई है। लेकिन वो उसके लिए राजी नहीं हुए और वो अपनी गाड़ी पहले लेकर आ गए। वो सब वीडियो आपने देखा भी होगा। हम लोग जो पुलिस के जो, क्योंकि मुझे तो इस मैटर की जानकारी, मैं दोपहर में 2 बजे निकला अपने घर से। अब यदि ये घटना यदि मेरे द्वारा कारित होती, यदि मैंने उसको प्रायोजित किया है, तो फिर मैं पहले ही पलायन कर जाता। मैं 2 बजे अपने घर से इत्मीनान से कैसे निकलता, ये भी सोचने की बात है। और इत्मीनान से निकलता और मुझे कुछ पता ही नहीं, रास्ते में पुलिस रोक लेती है और इस तरह से रोकती है जैसे कोई मैं बम फोड़ के भागा हो, इस तरह से बैरिकेडिंग लगा के, और वो उन्होंने मुझे रोका भी। और इसके बाद में पुलिस विभाग वाले मुझे लेकर आते हैं थाने में, और थाने में मेरे साथ में जो व्यवहार किया जाता है वो एक मान के चलो कि किसी क्राइम को उगलवाने के लिए किया जाता है। मुझे जो गिरफ्तार किया गया, मुझे लगता है लगभग 2:30-3 बजे का टाइम रहा होगा, 3 या 3:30 बजे, 3:30 बजे होंगे अप्रोक्सीमेट। हाँ, तो उस समय मुझे वहां पर मुझे गिरफ्तार किया जाता है। वहां मेरी पत्नी से उनकी काफी कहासुनी भी होती है, क्योंकि हमको बताया नहीं जा रहा था कि हमें गिरफ्तार किस विषय में किया जा रहा है। मुझे डर इस बात का था कि भाई जगदीश गोलिया ने कोई वो जो फेसबुक पोस्ट की होगी उसमें शायद मुझे गिरफ्तार कर रहे हुए, शायद निरंजन जी ने मेरा भी नाम शायद में लिखवा दिया होगा, मुझे अंदेशा हो गया था। अब ये थाने में लाते हैं और थाने में मुझे पहले तो बताया नहीं जाता कि एफआईआर क्या है। मुझे कम से कम रात के 9 बजे तक कुछ नहीं बताया जाता। फिर जबरदस्ती मुझे साइन करने के लिए कहा जाता है, तो जो गिरफ्तारी वाला पेपर होता है उस पर मैंने साइन कर दिया। लेकिन जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया कि कोई अड़ीबाजी 1 लाख मांगे, मैंने कहा भाई मैंने मांगे नहीं, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, मैंने साइन नहीं किया। तो इन लोगों ने मुझे उल्टा बांधा, इस तरह से बिल्कुल टुकड़ू बना दिया, और जो हमारे जो घुटने हैं यहाँ पर एक लकड़ी फंसाकर मुझे टेबल के ऐसे अटका दिया, बिल्कुल जैसे कोई चिकन तंदूरी बनता है ना, वैसा मुझे बना दिया। और पैर ही पैर में बहुत उन्होंने मारा और हाथ में मारा। उसकी वजह से मेरा हाथ ये वाला जो है पूरा सुन्न है, ये हाथ मेरा, सेंसिटिविटी खत्म हो गई। मैंने जेल में भी वहां पर इलाज भी कराया इसका, और जो मेडिकल कराने के वहां पर भी मैंने बताया था। रात के 1 बजे तक मतलब इस तरह से मेरी पिटाइयां चल रही है। वो तो सडनली मेरा परिवार आ जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि इन लोग ये लोग थोड़े सकपका जाते हैं और फिर मेरा बचाव हो जाता है और वहां से मुझे लेकर आ जाते हैं। तब मैंने एकदम से चिल्ला दिया कि सोनम मुझे बचाओ, ये लोग मुझे उल्टा लटका कर मार रहे हैं। और वहां पर इन्होंने एक हरकत बहुत गंदी की। ये लोग इन्होंने मुझे हीटर पर भी, जो एक कुंडली वाला हीटर होता है ना, ये वाला हमारा नॉर्मल हीटर नहीं, कुंडली वाला हीटर होता है, उस हीटर पर इन्होंने मुझसे यूरिन पास तक कराया। यहाँ तक कि इन्होंने वीडियो बनाए इन सब गतिविधियों के, और अपने पास उन्होंने रखे, शायद उनको अपने आकाओं को दिखाना होगा। और वीडियो कॉल पर निरंजन जी को, वीडियो कॉल पर संदीप पटेल को भी इन्होंने वो सब चीजें दिखाई। ये मेरे सामने की बातें हैं, है ना। और मुझे मारा इसलिए जाता है कि तू भाजपा के खिलाफ कैसे बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाजपा के खिलाफ बोलने की, तेरी वजह से वोट बैंक कटा, तेरी वजह से ये हुआ, संघ के खिलाफ बोलेगा, निरंजन जी के खिलाफ बोलेगा, भाजपा ज्वाइन नहीं करेगा तो तेरे को अगले बहुत गंभीर केस में फंसा देंगे, तेरे को एमडी में फंसा देंगे, तेरे को मर्डर में फंसा देंगे, सब हमारे हाथ में है, तू कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह की इनकी बातें थी। वो तो सडनली परिवार आ जाता है, इस वजह से मैं सेफ बच जाता हूँ। पीछे इनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार हुआ। वो मुझे जब जेल गया और ये सब मिलने आए, तब मुझे पता चला कि इनके साथ में भी बाद में बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। तो पहला ये विषय है। और इस विषय में थोड़ा सा एक समझने की बात यह है कि मुझे गिरफ्तार किया जाता है करीब 3:30 बजे, और जगदीश गोलिया जी को गिरफ्तार किया जाता है रात के 8-9 बजे, 8-9 बजे के लगभग आए होंगे। आप मुझे बताइए कि जगदीश गोलिया जब पहले गिरफ्तार नहीं हुए तो उन्होंने मेरा नाम कैसे लिया? थोड़ा आश्चर्य की बात है ना। मतलब कुल मिला के पहले से इनका तय था कि मुझे इस तरह से टॉर्चर करना है। और मैं एक रियलिटी बताऊं कि जब राजपूत समाज वाली घटना हुई, उसके बाद से एसपी साहब और इनका पूरा पुलिस फोर्स मेरे पीछे लगा हुआ था। मुझे मतलब कई दिनों तक अपने घर से 15 दिन तक दूर रहना भी पड़ा, क्योंकि एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें मैंने एक पोस्ट डाली थी, जिसमें मैंने राजपूत समाज के साथ जो घटना हुई
उसको मैंने भाजपा और संघ द्वारा प्रेरित बता दिया था। तो उसको लेकर इन्होंने जातीय हिंसा की धारा लिखी, है ना। इनका कहना था कि इससे राजपूत समाज और भाजपा के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। तो उसमें जातीय हिंसा कहां से आ गई? क्योंकि राजपूत समाज जरूर जाति है, लेकिन भाजपा कोई जाति नहीं। जाति हिंसा की धारा जो दो जातियों के बीच विभेद डालो तो ही होती है। इन्होंने वो प्रकरण लिखा, वो भी जमानती है, जिसकी थाने से जमानत हो जाती है, लेकिन उसके लिए पुलिस बार बार मेरे घर आ रही, बार बार मुझे टॉर्चर कर रही। तो मैं एक बार मुझे लगा कि यार कुछ गड़बड़, या तो ये लोग मिसबिहेवियर करेंगे, क्योंकि मुझे इनकी मंशा जो है, क्योंकि राजपूत समाज के साथ जो घटना हुई उससे मैं समझ गया कि पुलिस अपनी बर्बरता पर है। तो मैं वहां से आउट हो लिया 10-15 दिन में, मैटर ठंडा हो जाए उसके बाद में वापस आएंगे। तो एसपी साहब ने मेरी वाइफ को, मेरे पापा को, उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लिया कि हम कोई भी तकलीफ आपको नहीं देंगे, आप आराम से अपने घर आइए। और मैं फिर हरदा में आके आराम से घूमने लगा, अपना काम करने लगा। फिर सडनली ये भाई साहब जो जगदीश गोलिया जी चले जाते हैं। जगदीश गोलिया जी को देखा जाए तो टूल बनाया। जगदीश गोलिया जी हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है। वो बता रहे हैं कि इतनी बड़ी लकड़ी लेकर गए। मैंने उनसे पूछा लकड़ी लेकर क्यों गए? बोले यार रास्ते में कुत्ते परेशान कर रहे थे, इसलिए लकड़ी लेकर गए। अब इस बात को लेकर उन्होंने यदि इतना वो बना दिया है, इश्यू बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि जगदीश गोलिया जी कोई अड़ीबाजी लायक व्यक्ति नहीं, कोई पहलवान टाइप का व्यक्ति होता और पुलिस उसको उसको टूल बनाती तो बात समझ में आती। एक व्यक्ति जिसमें 50 किलो वजन नहीं, एक झापड़ दो तो बहुत दूर फिर जाए, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने टूल बनाया कि अड़ीबाजी करने आ गया। मतलब संभव ही नहीं है ऐसी बात। यदि किसी व्यक्ति को अड़ीबाजी करना होता है तो 10-20 लोग भेजते हैं, जाओ वसूली करके लाओ। एक 50 किलो का भी आदमी नहीं है, उसको कैसे भेजेगा कोई भी व्यक्ति? ये थोड़ा सोचने की बात है। तो पुलिस ने जो ये पूरा प्रकरण बनाया है, एक हिसाब से वो मजिस्ट्रेट के सामने जब आएगा तो आप मान के चलिए कि वो मजिस्ट्रेट तो जगदीश गोलिया जी को देख के ही रद्द कर देंगे उस केस को। और मैं इस विषय में आपको एक बात और कहूंगा कि मैं निरंजन जी को भी कहना चाहता हूँ, सुजीत जी शर्मा को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे ऊपर ये प्रकरण बनवाया है, तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि यदि आप सही हो और मैं कोर्ट में गलत सिद्ध हो गया तो मैं आपके यहां जीवन भर झाड़ू पोछे लगाऊंगा। और यदि आप गलत सिद्ध होते हैं तो आपको हरदा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके कृत्य इतने बेकार बेकार बढ़ते जा रहे हैं कि हरदा में बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते जा रहे हो। आप बहुत ही ज्यादा जातियां कर रहे हो, हमारे यहाँ की पुरानी पुरानी संस्थाओं को मिटा रहे हो, वो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये मेरी सुजीत जी शर्मा और निरंजन जी शर्मा को मेरा कहना है कि यदि मैं गलत सिद्ध होता हूं, यदि मैंने इस सब घटना के पीछे मेरा हाथ माना जाता है और ये सिद्ध होता है कोर्ट में, तो मैं जीवन भर इनके यहाँ पर सेवा करूंगा, निःशुल्क सेवा करूंगा, कुछ नहीं लूंगा इनसे। मैं इतना तक मेरा दावा है। और यदि ये निरंजन जी गलत साबित होते हैं तो ये इनको माफी मांगनी पड़ेगी मुझसे सार्वजनिक रूप से, और इनको हरदा छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसे व्यक्ति हरदा में रहें। निरंजन जी से मेरा कोई पर्सनल विद्वेष नहीं है, निरंजन जी को मैं कभी जानता ही नहीं था। मैं इस विषय पे भी बात करने वाला हूं। मुझे ये गंगेश्वरी मठ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। अखबार वगैरह में आता था तो मैं बिल्कुल नजरअंदाज कर देता, पता नहीं क्या चीज है, मैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। मुझे एक बार, अब गौर से सुनिए सर इस बात को, मुझे एक बार करताना थाना के टीआई साहब जो अनिल गुजर जी हैं, इन्होंने इस सारे मैटर के बारे में बताया। मुझे उसकी एबीसीडी भी नहीं पता थी। गुजर साहब कहाँ मिले वो बता देता हूँ कि यहाँ अपने बस स्टैंड के सामने वाली जो गली है वहां पर एक रिपेयरिंग शॉप पर ये मुझे मिले, और उन्होंने वहां पर मुझे सारा बताया कि ये जो हुआ है घटनाक्रम गंगेश्वरी मठ वाला, ये संघ वालों ने अतिक्रमण किया इसमें। तो तब मुझे इसकी पूरी हकीकत पता चली। मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैं निरंजन जी को जानता ही नहीं था। और फिर मैं गंगेश्वरी मठ गया और गंगेश्वरी मठ में मेरे बाबा ने और ज्यादा पूरी बातें बताई। मतलब ये आप सोचने की बात है कि ये जो अनिल गुजर जी हैं थाना इंचार्ज, ये डबल खिलाड़ी, इतना शानदार खिलाड़ी मैंने देखा नहीं। वो डबल गेम खेल रहा है, मतलब उधर वो निरंजन जी के पास भी जा रहे हैं, उधर हाँ हुजूरी भी कर रहे हैं, और इधर मेरे साथ गेम भी खेल रहे हैं। ये भी एक आश्चर्य की बात है। मुझे इस मैटर के बारे में इनके अलावा, अब देखिए ना, आपकी वो मैटर हुआ था करीब नवंबर एंड में हुआ था, नवंबर और दिसंबर की स्टार्टिंग में हुआ था, और मैं उस विषय को उठाता हूँ मार्च या अप्रैल में उठाता हूँ, अप्रैल एंड में उठाता हूँ। 4 महीने बाद मुझे क्यों बताया जा रहा है? तो ये इनका कृत्य है। तो इन पर एसपी साहब को जो इस तरह का दो तरफा गतिविधि ये कर रहे हैं, इस पर उनको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। निरंजन जी को भी थोड़ा सावधान होना चाहिए कि ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हुए, जो आप ही के साथ में मेरे हिसाब से छल कर रहे हैं। मठ को भी मैं पहले जानता नहीं, मैं हरदा में ज्यादा रहा नहीं। मैं तो ये जब मैटर हुआ तभी मैं गंगेश्वरी मठ के बारे में जानने लगा। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यार इतना शानदार कोई मठ था
जो बहुत रिच था हमारे यहाँ का, और उस मठ को जो है मिटाया जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा उस पर अच्छा नहीं लगा। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया था और उसके खिलाफ इन भाजपा के लोगों ने बहुत मेरी आलोचना भी की थी। और निरंजन जी को मैं थोड़ा सा निरंजन जी का क्या इतिहास है, उन्होंने क्या समाज के लिए क्या नहीं किया, मुझे उससे मतलब नहीं है। आज मेरे सामने जो उन्होंने जो गतिविधि की वो मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैंने उनका विरोध किया। भाषा मेरी कड़वी जरूर है, लेकिन अपशब्दों वाली भाषा मेरी कभी नहीं रही। तो ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं गलत भाषा का उपयोग कर रहा हूं, मैं गलत भाषा नहीं, कड़वी भाषा का प्रयोग जरूर कर रहा हूं। अब मैं चोर को चोर कह देता हूं, मेरी एक थोड़ी सी कमी है ना। तो ये बात है। दूसरा जो विषय है मेरे परिवार को लेकर, मेरी पत्नी के साथ में जो अभद्रता होती है वहां पर, इनको रात के 11-12 बजे तक जो है सिवनी उनी, मतलब आप सोचो रेहटी के पास हम लोग, रेहटी और नरसुल्लागंज के बीच में पकड़ा है, और वहां से इनको सिवनी तरफ से उधर से घुमा के लाए ये लोग। इधर से घुमा के क्यों लाए भाई, मेरे सामने क्यों नहीं लेके गए, ये भी एक सोचने की बात है। मेरी बच्ची छोटी सी, इसको डरा रहे रास्ते में, इसको चमका रहे हैं, पत्नी के साथ बहस कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, चमका रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये पुलिस वालों ने किया है, और इनके साथ में कोई महिला कांस्टेबल भी नहीं थी, वो इन्होंने बताया, कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं था। और इसके बाद थाने में इनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। थाने में इनको अनिल गुर्जर जो है वो थप्पड़ मारने तक का कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं भाई, आज मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे घर का सम्मान है, मेरे परिवार का सम्मान है, और मेरा भाई वहां पर था, उसका जिसका कोई लेना देना ही नहीं, उसको भी बहुत बुरी तरह से मारा, उसका कान सूजा हुआ है, उसको लगता है एडमिट करना पड़ेगा, ये स्थिति है। तो ये जो हुआ है ये एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, और इस बात को लेकर मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं तो बिल्कुल, मैं इसमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मेरे परिवार के साथ, मेरे घर की लक्ष्मी के साथ में इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। ये किसी की बहन है, ये किसी की बेटी है, किसी परिवार की बहू है, इस हरदा जिले की बहू है, आज पूरा दिल्ली छोड़कर अपने मध्य प्रदेश में आकर बसी है, और इनको हम एक सम्मान ना दे सकें, तो इसमें अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको साफ तौर पर कह दूं कि यदि पुलिस कप्तान साहब एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, अनिल गुर्जर और वहां पर जो पुलिस वाले थे, इनको तो नाम भी नहीं पता है कि कौन कौन थे, रिपु दमन थे एसआई, और एक जितेंद्र वैष्णव थे, मोटे मोटे से पुलिस वाले वो थे। उन तीनों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया और मेरे भाई के साथ भी मारपीट की। यदि इन तीनों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, महिलाओं के साथ अभद्रता की एफआईआर पुलिस विभाग को दर्ज करना पड़ेगा। हम इनको 7 डेज का टाइम देते हैं, 7 दिन का। 7 दिन के बाद 8वें दिन हम धरने पर बैठ जाएंगे, और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, और हरदा जिले की सारी महिलाओं को लेकर बैठेंगे। क्योंकि ये बात मेरी नहीं है भाई, आपने मुझे मार लिया, ठीक है, मैं तो सक्रिय राजनीति और व्यवस्था से जुड़ा हुआ, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ, मैं मेरी मार को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे परिवार के साथ में अभद्रता होती है, मेरे घर की महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं इन सभी बहनों से भी कहूंगा, ये सब बहनें इसके लिए एग्री भी हैं, और ये लोग, मैं मेरी ओर से मैं नहीं कह रहा हूं कि हम लोग धरने पर बैठेंगे, इनकी इच्छा है कि हम लोग करेंगे, क्योंकि महिलाओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं हो सकता। अब रही तीसरी बात, सुजीत जी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो सुजीत जी शर्मा ने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए, मैंने उसका आधा अधूरा वीडियो देखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आनंद जाट को मठ के बाबा ने 50 एकड़ जमीन आवंटन का कुछ प्रलोभन दे दिया। अरे भाई साहब, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ कि मैं ऐसे बाबा के प्रलोभन में आ जाऊंगा। जब उस बाबा के खुद के नाम पर खसरा नहीं है, उसके नाम पे जमीन है, वो मुझे कहां से दे देगा। और दूसरी बात, वो जमीन खसरा उनके नाम पर होता भी तो वो सार्वजनिक ट्रस्ट की जमीन है, वो किसी के नाम पे आवंटित कर ही नहीं सकते। ये इतनी समझ तो मुझे भी है। मुझे तो अन्याय लगा कि भाई मेरे क्षेत्र की एक मठ को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए मैंने आवाज उठाई, बाकी मेरा उस बाबा से क्या लेना देना। ठीक है, तो सुजीत जी शर्मा का जो ये आरोप है, ये बिल्कुल बकवास आरोप है ना। दूसरी बात ये कि सुजीत जी शर्मा ने मेरे परिवार पर कहा कि ये जो है लोगों की संवेदनाएं लेने के लिए इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रहे हैं और इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। भाई साहब, रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, रिकॉर्डिंग सबके पास है, इसको आप जुटला नहीं सकते। और सुजीत जी शर्मा, यदि आपकी भी महिलाओं के प्रति संवेदना नहीं हो, सुजीत शर्मा का खुद का रिकॉर्ड बहुत खराब है। उनके क्षेत्र के सारे लोग बोलते हैं कि ये गौशालाओं के बहुत पैसे खाते हैं और तरह तरह की, उनको इन्होंने मठ में जोड़ रखा है। मैंने एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से कहा भी था कि मठ में यदि ये लोग कोई समिति बनाते, मुझे क्या दिक्कत। ऐसे वो मठ गोस्वामी समाज का है, गोस्वामी लोग ही उसमें जुड़े तो ज्यादा अच्छी बात है। और यदि आप गोस्वामी समाज के लोग ना भी जोड़े तो उसको पदेन सदस्य कर देना चाहिए। पदेन सदस्य मतलब जैसे
सांसद महोदय उसके अध्यक्ष बन जाएं, विधायक उसके उपाध्यक्ष बन जाएं, कलेक्टर साहब उसके सचिव बन जाएं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो बोले थे यहाँ बात तो सही है, ऐसा होना ही चाहिए। फिर मैंने कहा फिर ये संघ वालों को क्यों इसमें इन्होंने जोड़ रखा है। और संघ बहुत अच्छी संस्था है, ऐसा नहीं कि संघ कोई बुरी संस्था है, लेकिन संघ में भी गलत लोग बैठे हुए, और ये हमारे हरदा में तो बहुत ही गलत लोग बैठे हुए, ये हमें दिख रहा है। ठीक है। और ये तीसरा हमारा मैटर हुआ। तो सुजीत जी शर्मा से मैं कहूंगा कि आप सार्वजनिक डिबेट करिए। आप इसे पुलिस से प्रताड़ित करवा के क्या मुझे चुप कर देंगे? मैं बिल्कुल चुप नहीं होने वाला हूं। आप यदि सही हो तो आप सार्वजनिक डिबेट करो, आओ आमने सामने बात करते हैं। मैं गलत हूं तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा, इस मैटर में मैं कभी बात ही नहीं करूंगा, मैं तो शुरू से कह रहा हूं। आप यदि गलत हो तो फिर आप गलत हो, जब भी तो आप ऐसी हरकतें कर रहे हो कि भाई ये गलत, ये हमारे गलत को उजागर कर रहा है इस व्यक्ति, इस तरह को इसको पुलिस से मारपीट कर इसको शांत कर दिया जाए, ये तरीका नहीं होता। यहाँ पर ये गलत स्वयं को सिद्ध कर रहे हैं। और चौथा विषय है, फेसबुक पोस्ट डाली है, उनका कहना है कि मैं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर इतने इतने केस है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा एक वास्तविक केस, मेरे एक पुराने समय में एंगेजमेंट से जुड़ा हुआ था केस, वो जरूर मेरा एक रियल केस है। इसके अलावा जितने भी केस हैं वो सारे पॉलिटिकल इंपोज है, और उनमें मैक्सिमम केस ऐसे हैं जो कि कोर्ट के द्वारा मुझे उसमें बरी कर दिया गया है, वो सब फेक बताए गए। और एफआईआर जो कायम हुई है, इन एफआईआरों में बहुत सारी एफआईआर वो हैं जिनके ऊपर पुलिस ने अपने चालान ही पेश नहीं करे, 2-2 साल हो गए। भाई आप यदि सही हो तो चालान पेश क्यों नहीं कर रहे हो? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है मेरे लिए, आपने बस नेताओं के कहने में एफआईआर लिख दी है, बाकी आपके पास में सच्चाई के लिए कोई भी चीज है ही नहीं। जब आप चालान पेश नहीं कर रहे, आप केवल मेरा रिकॉर्ड खराब कर रहे हो ताकि कोई घटना हो जिला बदर कर दें, घटना हो तो एफआईआर जमानत कराने में दिक्कतें आए, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। तो ये सच्चाई। और कमल जी पटेल के खुद के ऊपर बहुत सारी एफआईआर है। हाँ, कमल जी पटेल मुझे बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर 14 एफआईआर है, यशुदीप पटेल के ऊपर 16 एफआईआर है, इनके ऊपर तो 302 भी लिखी है, 307 भी लिखी है। कमल जी पटेल के ऊपर 302 307 लिखी है। इनको तो एनजीटी में मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, फिर भी इनको टिकट दी, इनको मंत्री बनाया, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका खैर है ही पूरा ऐसा ही पूरा रिकॉर्ड हमेशा से रहा। लेकिन आप जब स्वयं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो आप मुझे कैसे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कह सकते? पहले अपने गिरबान में तो झांक लेना चाहिए, पहले अपना घर सुधारो भाई, उसके बाद में दूसरों पे आरोप करो तो ज्यादा सही है। ये मेरी 4 बातें, बाकी भाई लोग और सभी साथी लोग कहेंगे। आपके यहाँ कोर्ट में केस लगा रहे थे, धन्यवाद पहले तो सुमन साहब का दूंगा कि उन्होंने इतने सेंसिटिव जो तानाशाही पूर्वक वाला केस था इसमें ये खड़े हुए और अपना पक्ष रख के इनको बहाना है। इनके ऑफिस में जब बैठे थे सोनम बेन और ये, तो इन्होंने पहली बार मुझे अवगत कराया। मैंने इनसे, आप अगर पुलिस रूल से अगर हंगा को चलाना चाहते हो तो ये कतई बर्दाश्त, बिल्कुल भी बर्दाश्त। आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको हमसे ज्यादा मालूम है, मैं तो अभी बहुत कम समय से जान रहा हूँ। पूरा हस्तक्षेप, इवन कह लो कि रिमोट कंट्रोल से हरदा प्रशासन चल रहा है, रिमोट कंट्रोल से। नहीं, आपकी रोज वहां आना जाना क्या है? आप यहाँ बातें डेवलपमेंट की कर रहे हो, इनको दबाने की बातें कर रहे हो। डेवलपमेंट में गाँव गाँव शराब बिक रही है, रेत खुद रही है। शायद इन्होंने एक रेत का भी मामला उठाया था, जो वो रेत का रोड भी टूटा था शायद, अभी 103 महीने में काफी नहीं उठाया था। इन्होंने एक रेत का मुद्दा उठाया था, जो हमसे वो जो रेत वाले थे उनका भोपाल से आके रेत का वो खत्म करना पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, यहाँ कानून का राज, यहाँ संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से ये कब तक हम सहन करेंगे? अभी ये प्रैक्टिस हम यहाँ आपके पड़ोस में एक नरेंद्र रघुवंशी जी आपके पत्रकार हैं, उन्होंने कल क्या कोई केस उठाया था आपकी तरह, आप लोग भी लिखते ही हैं, आपकी भाषा शैली कागज पे है, इनकी मौखिक है, उनके ऊपर आज केस दर्ज कर दिया। मैंने आज उनका नरेंद्र रघुवंशी जी का वीडियो देखा, आप जैसे ही उठाते हैं आप लोग भी। तो अगर कोई बात उठा रहा है, मुझे मालूम, मैं जिस दिन गलत करूंगा आनंद जी मेरे खिलाफ बोलेंगे, तो बोलना चाहिए, यही तो लोकतंत्र, इसका स्वागत होना चाहिए। अब समाज में बात ये आ रही है कि जो गलत कर रहा है उसको कोई नहीं बोल रहा, जो बोल रहा है उसको गलत बताने की कोशिश है। ये प्रैक्टिस कम से कम हमारे हरदा जैसे के लिए ठीक नहीं है, और हम लोगों को सबको, और मैं सभी हरदा के लोगों को बड़ा धन्यवाद दूंगा। इन 3-4 दिन इनके साथ अभी इसको मैंने देखा था, तो बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन किया। काफी उन लोगों ने, देखिए उनके पास बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े ग्रास रूट तक उनका संगठन है, ये तो मनमेन व्यक्ति है। इसके बाद भी इनके साथ सारे लोग हैं। जहाँ मेरे दिमाग में शंका गई थी वो यही थी कि जब
जो जो जिन व्यक्ति ने लिखा उनको रात में पकड़ रहे हो, इनको 2 बजे पकड़ रहे हो, तो बिना बिना उनकी बयान या उनके हलफनामे के इनको कैसे पकड़े? ये चीजें हम लोगों को थोड़ी सी गलत लगी, और उसकी लड़ाई आपके मार्गदर्शन में लड़ी। आपने सब गाइड किया हम सब लोगों को कि भाई गलत हो रहा है और कानूनी तौर पर का एक हिस्सेदारी भी है। तो हरदा की एक्टिविज्म में यदि देखा जाए तो हिस्ट्री जो है बड़ी स्ट्रांग हिस्ट्री है, और वो फ्रीडम मूवमेंट से लेके अभी तक हम देखें तो यहाँ पे लच्छू कप्तान हो, मंजुला बाई हो, महेश दत्त जी हो, जमुना प्रसाद जेसानी जी से लेके शमीम मोदी और आनंद तक और सुनील राजपूत तक हम आए, तो अच्छे एक्टिविस्ट हरदा ने दिए हैं। और जिस तरह से हमारे सारे जागरूक साथी हैं यहाँ पे, मैं नहीं चाहूंगा कि हरदा के अंदर किसी तरह से संवैधानिक रूप से काम करने वाले, डेमोक्रेटिक वे में काम करने वाले लोगों को किसी तरह से दबाया जाए। और हरदा का चरित्र और फितरत ऐसी नहीं कि यहाँ पर कोई दमन कर दे। वो आप लोग सब हरदा के साथी हो, हम लोगों की रगों में जो खून बह रहा है वो विद्रोह का है। यहाँ पे हरदा का इतिहास यदि हम देखें तो फ्रीडम मूवमेंट हमारा पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर रेखांकित होती है बातें हरदा की। और हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से हम लोगों ने गाथाएं सुनी है प्रतिदिन बैठ बैठ के। यहाँ पे हरदा की शैक्षणिक संस्थाएं हो या हरदा का इतिहास हो, बहुत गहरी जड़ें हैं। ये जो अभी नवोदित लोग आए हुए वो इसको हिला नहीं सकते, हमारी संपदा को, हमारी जो विरासत है उसको। तो मैं ये कहूंगा कि वो हमारी सद्भावनाएं उन संस्था और व्यक्तियों के प्रति भी है, लेकिन वो अपना उजला चरित्र लेके समाज में काम करें। कोई आपकी संस्था और आप पे कोई उंगली नहीं उठाए। यदि कोई उंगली उठाता है तो साफ गोई के साथ आप बात करें। प्रेस है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उन लोगों को साथ में लाएं और अपनी बात रखें। लेकिन इस तरह से दमन का कुचक, बड़े बड़े आंदोलन जो हुए उनको दबाने का प्रयास, या अच्छे जो एक्टिविस्ट थे उनको दबाने का प्रयास, यदि कल को हमारे प्रेस के साथियों के साथ यदि बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं और वो उनके विरुद्ध में कुछ होता है, तो ऐसा कोई पल, ऐसा कोई पहलू, ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिसमें हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हुए नहीं मिलेंगे। हम तो ये कह रहे हैं उन संस्था और संस्था के जो नुमाइंदे हैं उनके विरुद्ध में भी कुछ यदि गलत होगा तो हम इसी ताकत के साथ खड़े मिलेंगे। जहां जहां भी मानव अधिकारों का हरण होगा, जहां भी होगा, वहां पर हम लोग खड़े हुए मिलेंगे। लेकिन इस हरदा के इतिहास को सुरक्षित करने में जहां जितनी ताकत लगेगी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, कानूनी रूप से खड़े हैं, लोकतांत्रिक रूप से खड़े हुए हैं और पूरी दमदारी से और हर मोर्चे पे। मेरा नाम किस तरह उगलवाया वो भी एक बड़ा आश्चर्य का विषय है। जगदीश गोलिया जी के बच्चे को, 18-19 साल का लड़का है, उसको थाने में बिठा के रखते दिन भर से। जगदीश गोलिया जी नशे वाले व्यक्ति हैं, वो घर नशे, वो पता नहीं कहाँ नशे में पड़े, खेत वेत में। उनको शाम को पता चलता है कि मेरे लड़के को बिठा रखा है, फिर लड़के को करताना थाने में लाते हैं, उसके ऊपर डंडा उठाते हैं कि तेरे लड़के को मारेंगे भी। और 50 किलो गांजा थाने में ही होता है, थाने में रखा हुआ होता है। वो 50 किलो गांजा दिखाते हैं कि ये गांजा जो है इस तेरे लड़के के ऊपर रखेंगे और इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और तेरे घर की महिलाओं को भी फंसा देंगे। आनंद जाट के ऊपर जो हम जैसा स्क्रिप्ट बोल रहे हैं वैसा तुम बोलो, और वैसा उसको जबरदस्ती बुलवाया जाता है। ये मेरे सामने की बात है। मैं बीच में बोल जाता हूँ तो एक बार फिर मुझे डंडे मार के साइड कर देते हैं और मुझे अलग कमरे में फिर डबल से शूट करते हैं। तो ये पुलिस विभाग ने इस तरह की गतिविधि की है। तो ये जो पूरा प्रकरण बनाया गया, ये पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार थी इनकी। आप सोचो कि वो एफआईआर में लिखा है कि 6:15 बजे घटना हुई है और 7 बजे एफआईआर हो जाती है। मतलब आवेदन लिखने में भी 15 मिनट लगता है और सीधा एफआईआर हो जाती है। सोचिए, मतलब पहले से ही सब कुछ रेडी था। तो जगदीश गोलिया जी को टूल बनाया गया और मुझे फंसाया गया। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ पुलिस विभाग का कि आपने कोई बड़े गंभीर केस में, मर्डर में मेरे को नहीं उलझाया। नहीं तो किसी मर्डर वाले से मेरा नाम उगलवा देते तो मेरा तो जीवन ही तबाह हो जाता साहब। भाई मेरा गोत्र के व्यक्ति, ये संपर्क है। अब गोत्र के व्यक्ति हैं तो सारे गोत्र के व्यक्ति हमसे कनेक्टेड रहते हैं, बातें होती रहती हैं सबसे। बाकी कोई मैं उनका कोई बेस्ट फ्रेंड हूं नहीं, मैंने उनको पहुंचाया नहीं। अब एक बात बताओ, यदि कोई अड़ीबाजी व्यक्ति करेगा तो पहलवान आदमी को पहुंचाएगा। एक व्यक्ति जिसमें 50 किलो वजन नहीं है
5 फीट की हाइट है, उसको कैसे अड़ीबाजी के लिए पहुंचा देंगे? ये थोड़ा पुलिस विभाग को भी थोड़ा सोच विचार के प्रकरण बनाना चाहिए। कोर्ट में आप जवाब क्या दोगे, ये तो सोचो। 10 मिनट का टाइम मालूम कि आप लोगों ने शुरू से लेके अभी तक इस मुद्दे पर इस जो भी इंसिडेंट सब हुए हैं उसको जनता के सामने लाने में हम लोग का सहयोग दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं अभी ये बताना चाहती हूँ कि 21/8/2025 को मैंने मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, जो भी चीजें मेरे भाई के साथ हुई या फिर जो भी आनंद के साथ हुई हैं, इन सब के रिगार्डिंग पुलिस में एसपी साहब को रिटर्न कंप्लेंट दिया था, जिसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। स्टिल मैं एटलीस्ट 2 या 3 बार जाके वहां पर बात भी कर चुकी हूँ। उन्होंने मुझे बस इतना ही बोला है कि हम जांच कर रहे हैं। आनंद के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं था, बट स्टिल लेस देन 24 आवर्स में उनका अरेस्ट हो जाता है। लेकिन मैंने जो मेरे साथ जो बिहेवियर हो उसका मैं रिटर्न एविडेंस, वीडियो, ऑडियो सब सबमिट कर चुकी हूँ, बट स्टिल कोई एक्शन नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं अभी भी दोबारा बोलना चाहती हूँ। मैं हूँ इस वक्त मेरे साथ और भी 2 महिलाएं हैं, इनके साथ और भी महिलाएं हैं। मैंने जैसा कि सर आनंद ने बताया कि हम 7 दिन का टाइम प्रशासन को देते हैं। 7 दिन के अंदर अगर कोई एक्शन इस चीज के ऊपर नहीं होता तो मैं जबलपुर, होशंगाबाद, जहां भी हमारे सीएम लेवल तक जाऊंगी। ऑलरेडी मैं एक मेल कर चुकी हूँ, मुझे उस पर रिप्लाईज आ रहे हैं, बट 7 दिन के अंदर अगर एक्शन नहीं होता तो विल टेक अनदर क्रिटिकल एक्शन अगेंस्ट दैट। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज बना, सुजीत जी शर्मा जो मठ के शायद सचिव हैं या कोई हैं, उन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्रिएट किया था जिसमें उन्होंने मेरे बारे में काफी फेक इंफॉर्मेशन पास की थी। उन्होंने आना मतलब मेरे को हमेशा सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था लाइक पत्नी पत्नी पत्नी, एक लड़की एक पत्नी। तो आई वांट टू टेल हिम दैट जिसको वो एक पत्नी एक लेडी बोल रहे हैं, उनकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। हर नेम इज सोनम धामा। शी इज वाइफ ऑफ सोशल एक्टिविस्ट आनंद जाट, डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड पुलिसमैन, दिल्ली पुलिसमैन, ठीक है। एंड professionally, I was a biomedical engineer at Delhi, and right now I am a teacher of English and Hindi. She is my student. I teach her, and this is my identity. So first of all, I would like to mention कि मेरी identity को बहुत properly and a respected way में treat किया जाए। उसी के साथ साथ उन्होंने बोला कि मैंने संवेदना रो के मीडिया में किसी भी तरीके से, ये चीज है अगर किसी के लिए कोई इमोशनल महसूस करता है, मेरे हस्बैंड है या मेरी कोई भी पर्टिकुलर भी कोई पर्सन होगा जिसके साथ ये 3rd डिग्री का टॉर्चर होगा, उसके लिए अगर किसी उसको जान के अगर किसी इंसान की आंखों में आंसू ना आ जाए ना, तो वो इंसान इंसान नहीं होता, और वो भी मेरे हस्बैंड के साथ। तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी ब्रेव गर्ल हूँ कि मुझे किसी की सिंपैथी लेने की या कोई संवेदना लेने की जरूरत नहीं है। मैंने फील किया उस चीज को, उनके दर्द को महसूस किया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आए, जिसको कोई इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि उनकी पत्नी ने आनंद के अगेंस्ट बहुत सारी एफआईआर की हुई है। आई एम हिज वाइफ, आई एम सिटिंग अगेंस्ट हिम। मैंने उनके ऊपर आज तक कोई एफआईआर नहीं किया, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। मैं इनके ऊपर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। 8 महीने सॉरी मुझे हरदा में आए हुए हैं। जो रिस्पेक्ट, जो इमेज इनकी मैंने देखी है और जो मेरे सामने क्रिएट हुई है, आई प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। इनके लिए अगर कोई भी निगेटिव क्रिएट करता है या निगेटिव कोई भी इनकी इमेज में एंट्री करता है या इंटरफेयर करता है, आई विल नॉट एंटरटेन एंड टॉलरेट दिस एट ऑल। फॉर दिस आई वुड लाइक टू मेंशन अगेन, मेरे साथ जो भी हैं फर्स्ट ऑफ, और साथ के साथ इनकी इमेज को लोगों ने आपराधिक प्रवृत्ति का बताया। वो टीचर हैं, एक शिक्षक रहे हैं, सब लगभग 19-20 साल से पढ़ा रहे हैं। ये इनकी स्टूडेंट है। आप चाहें तो ये बताएंगे एक बार कि आनंद किस प्रवृत्ति के इंसान है। मुझे आप बताएं सर के बारे में। सर ने कभी भी कोचिंग क्लास पढ़ाते हुए या कभी भी कोई क्लास लेते हुए कभी भी किसी प्रकार का कुछ बोला नहीं है। वो हमेशा हमको जो पढ़ाने का होता है उतना ही वो बताते हैं, और हमें भी यही बताते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सही कर रहा हूँ, वो भी तुम सिविल सर्विस में आके वही करो। आज मैं भी सर से 3 साल से क्लासेस ले रही हूँ, पर मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि सर कभी कुछ गलत करते हैं या करेंगे। She is preparing for MPPSC. She is upcoming IAS or IAS IPS officer. She can become. So ये हरदा का भविष्य जिसके लिए है कि अगर इन बच्चों को आनंद पढ़ा टॉर्चर, इस तरीके के फेक एलिगेशन लगा के इनको प्रिजन में डाल दिया जाएगा, तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। हरदा प्रशासन से, सारे नेताओं से, सारे संघ से मैं हर किसी से ये रिक्वेस्ट किया, जस्ट लाइक आई वुड लाइक टू से इट इज एन ऑर्डर कि इस तरीके के फेक एलिगेशन लगा के किसी को ना अरेस्ट ना किया जाए,
और इस बार मैंने फिर भी काफी हद तक कोऑपरेट किया। आज के बाद अगर आनंद के अगेंस्ट कोई भी फेक एलिगेशन लगा कि कोई भी पुलिस ऑफिसर मेरे घर में या एनीवेयर हम लोग को डिस्टर्ब करता है, मैं पहले से पहले मांग करती हूँ, दे मस्ट हैव कम विद एन अरेस्ट वारंट, FIR कॉपी एंड ऑल द रिटन डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके से ऑन रोड दिस काइंड ऑफ एक्शन विल नॉट बी एंटरटेन्ड एट ऑल। मैं कभी भी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करूंगी। इस बार मैंने काफी कोऑपरेट फिर भी किया एंड आई अश्योर देम दैट आई विल कोऑपरेट। आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, एटलीस्ट मुझे बताएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसीलिए, और रही बात इस चीज की कि आनंद को बोला जाता है कि विरोध की राजनीति करते हैं, विरोध में करते हैं। सर, मैं दिल्ली से आई हुई एक कॉमन गर्ल थी। आज मैं भी इस तरीके से प्रशासन और हर चीज के विरोध में खड़ी होकर आप लोग के सामने बोल रही हूँ। कभी सोचा नहीं था मीडिया के सामने इस तरीके से आना पड़ेगा, लेकिन एक कॉमन मैन को ना ये इस तरीके की राजनीति और ये पॉलिटिकल नेता और यही सब लोग होते हैं जो किसी को विरोध की राजनीति करने पे मजबूर करते हैं। ये भी एक टीचर थे, 20 साल से पढ़ा रहे थे, आज तक इनके अगेंस्ट कोई किसी स्टूडेंट ने किसी तरीके का कोई केस और कोई नेगेटिव एलिगेशन इनके अगेंस्ट नहीं लगा। जब से इन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दों को उठाया उसके बाद से एवरीडे लास्ट मंथ में एटलीस्ट 3 बार इनका अरेस्ट हो चुका है, जो कि टोटली पॉलिटिकल है। इस चीज को प्रशासन भी ध्यान दे, सारे नेताएं, मैं सीएम तक से बोलती हूँ, इस चीज पे ध्यान दिया जाए। इसके बाद से अगर फेक एलिगेशन या कुछ भी इस तरीके से लगेगा तो फेक एलिगेशन सब लगाना जानते हैं। और इसी के साथ साथ सचिव जी ने ये भी बोला था कि निरंजन जी शर्मा जो हैं ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, सारा जीवन उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए दे दिया है। तो मैं ये उनसे बोलना चाहूंगी कि सर, ब्रह्मचारी होने के लिए किसी समाज ने उनको मजबूर नहीं किया। अगर उनको ब्रह्मचार्य का पालन करना है तो ये उनका इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस है। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इंसान मैरिड है तो वो समाज की सेवा नहीं कर सकता या उसने नहीं की है, ठीक है। तो इस चीज का दावा ना किया जाए कि वो ब्रह्मचारी हैं इसीलिए वो समाज की सेवा, इसीलिए उनको जबरदस्ती चाहे ना चाहे उनको हम लोग को नमस्कार करना चाहिए, उनकी गलत गतिविधियों को भी हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं सोनम धामा इसी वक्त अभी आपके सबके सामने सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि गलत गलत होता है, चाहे वो कोई नेता करे या कोई आम इंसान। धन्यवाद।